हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं वरदान क्लासेस और ये मेरा क्लास 10th। कौन सा क्लास है? क्लास 10th है। क्लास 10th विज्ञान। कौन सा किताब है? विज्ञान का चैप्टर 1 है, जो कि NCERT का है। ओरिजिनल NCERT। कौन सा? ओरिजिनल NCERT का है, जो कि आप देख सकते हैं। ये चैप्टर 1 है। रसायन शास्त्र अगर अलग अलग तीनों किताब हम रखी हुई हैं तो ये केमिस्ट्री का होगा। किसका होगा? केमिस्ट्री। CHEMISTRY केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा। अगर आप NCERT रखी हुई है किताब, कौन सा किताब रखी हुई है? NCERT रखी होइएगा तो उसमें पहला चैप्टर मिलेगा। आज इसके हम प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, क्या होगा? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले यौगिक का अगर निर्माण करता है तो उसे हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? रासायनिक अभिक्रिया। आप चाहे तो लिख सकते हैं, हम बोल दिए। जब कोई एक पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद को संकेत और सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे बोला जाता है रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया क्या होता है? तो अभिक्रिया जो होगा, कोई भी परिवर्तन होता है। जब दो पदार्थ आपस में संयोज करता है, टूटता है, तो अभिक्रिया होगा। और जब ये रसायन शास्त्र में होगा, तत्व यौगिक के बीच होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया बन जाता है। अब पहला प्रश्न देख सकते हैं जो NCERT का बुक का पेज नंबर 6 में है। पहला प्रश्न कह रहा है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही। ये बिहार बोर्ड में कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्नों में से एक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये, बहुत ही VVI है। इसको आप लिख कर याद कर लीजिएगा। चलिए तो हम बताते हैं। देखिए, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg होता है। और ये जो होता है एकदम चांदी की तरह सफ़ेद होता है। इसका वास्तविक रंग कैसा होता है? चांदी की तरह सफ़ेद रंग होता है। लेकिन वायु में जैसे इसको खुला रखा जाता है, किस में रखा जाता है? वायु में खुला रखा जाता है, तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से, किससे? ऑक्सीजन से या कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके दोनों में से किसी एक से भी अभिक्रिया कर, जैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से, जो CO जो होता है, फार्मूला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, अगर इससे अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देता है। और ये दोनों बनाने के कारण वो असही से प्रयोगशाला में कार्य नहीं आता। इसलिए जब वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को श्रेष पत्र या रेज माल, इसी का दूसरा नाम श्रेष पत्र, जो आप देखे हुए हैं जिससे लोहा को रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है, वही होता है श्रेष पत्र। इसी को रेग माल भी कहा जाता है। इससे रगड़ कर साफ कर दिया जाता है। किस लिए किया जाता है? देखिए, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जो बना लेता है, जो वायुमंडल में बता दी है ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर ऊपरी परत पर चढ़ जाता है। उसे हटाने के लिए क्या किया जाता है? रिबन से ऐसा करने से, रगड़ने से क्या होगा? उसको अच्छा तरह से रगड़ने से मैग्नीशियम की रिबन का सारा जो होगा कचरा ऊपर में लगा रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम कार्बोनेट का, वो साफ़ हो जाता है, जिससे रिबन क्या होगा? आसानी से जलने लगता है। तो एकदम शॉर्ट में हम लिखे हैं, अगर लिखना चाहिए और भी बहुत लंबा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या करना? संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना। तो पहले देखिए, रासायनिक अभिक्रिया तो बताइए दिए। रासायनिक समीकरण क्या होगा?
जब अभिकारक उत्पाद की जगह पर संकेत और सूत्रों का प्रयोग करके व्यक्त किया जाता है तो रासायनिक समीकरण होगा। और रासायनिक समीकरण जो होता है दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है संतुलित, इसी में और जोड़ दे दिया तो एक हो जाता है असंतुलित। क्या हो जाता है? असंतुलित। और संतुलित किसे कहेंगे? तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होगा, अभिकारक और उत्पादों के बीच उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या अगर समान होता है दोनों तरफ, ये एरो देख रहा है, ये दर्शा रहा है अभिक्रिया होने का, इससे बाएं तरफ को कहा जाता है अभिकारक, इस तरह दाएं तरफ को कहा जाता है उत्पाद। जिसके बाएं तरफ वाला तत्वों के अभिकारक और उत्पादों की अगर परमाणु संख्या समान है तो उसको कहा जाता है संतुलित, अगर असमान है तो उसको कहा जाता है असंतुलित। तो देखिए इसको क्या करना है, यहाँ दे दिया पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन जब दोनों अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसको क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए हाइड्रोजन जो होता है अगर तत्व का होता था सिर्फ H लिखते हैं, लेकिन यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में इसलिए अकेले कभी भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो इसका संकेत क्या हो जाएगा, H2। क्लोरीन भी अकेले नहीं होता इसलिए H2Cl2 हो जाएगा। और जब ये एरो जो है अभिक्रिया करके क्या बनाता है, HCl, जिसको बोला जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है। अब देखिए इधर हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन दो है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन भी दो, क्लोरीन भी दो हो जाएगा। तो इस तरह ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, और ये ए क्यू दर्शाता है इक्वल सोल्यूशन का, जो कि तरल विलयन का होता है, जलीय विलयन होता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या अगला। अब देखिए दूसरा कौन है, एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल 3। ये बताइए चुके हैं, इक्वल सोल्यूशन होता है, तरल विलयन होता है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो बेरियम सल्फेट बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है BaSO4। और ये 3 जो देख रहे हैं यहाँ, जो 3 है ये इसको संतुलित करने के लिए लगाया गया है। वास्तविक फार्मूला BaSO4 होता है बेरियम सल्फेट का। यहाँ भी टू जो देख रहे हैं ये संतुलित करने के लिए लगाया गया है। यहाँ जो होता है एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला AlCl3 होता है। देखिए 3 क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए पहले, यहाँ क्या है, 3 से गुना करें बेरियम 3 हो जाएगा, यहाँ भी बेरियम 3 हो जाएगा। क्लोरीन कितना है, 2 गो है, और यहाँ देखिए 3 गो है। कितना, 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, यहाँ 3 से 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा। जबकि एल्युमिनियम यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ 2 से गुना करने पर 2 आता है। सल्फर कितना है, 1 है, या 3 से गुना करेंगे 3, तो देखिए यहाँ भी 1 है, 3 से गुना करने पर 3 हो जाता है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, यहाँ 4 को 3 से गुना करेंगे 12, तो इस तरह ये संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार देखिए सोडियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। और ये पहले देखिए ये 2 क्या लगाया है, तो उसको संतुलित करने के लिए, यहाँ जल का सूत्र होता है H2O, और ये जो 2 लगाया है इसको संतुलित करने के लिए लगाया है ये H2O। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH का, NaOH होता है। इसको आप अलग से लिख कर याद कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक एग्जाम में काम आएगा और इसको समझने में आसानी होगा। ये 2 लगाया संतुलित करने का। हाइड्रोजन का अगर तत्व रहता तो सिर्फ H लिखते हैं, ये अकेला नहीं होता, अगर हाइड्रोजन है तो H2 ही लिखा जाएगा। अब चूंकि संतुलित करने में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, इधर और इधर तत्वों की परमाणु संख्या समान होना चाहिए। तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो 2 हाइड्रोजन सोडियम, 2 से गुना करने पर 2 सोडियम। जल को 2 से गुना करेंगे, हाइड्रोजन देखिए 2 है, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, और यहाँ देखिए 2 को 2 से हाइड्रोजन 1 है, 1 को 2 से गुना करें 2, और 2 कितना हो जाएगा 4। ऑक्सीजन को 2 1 है, 1 को 2 से गुना करें 2, और यहाँ भी 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, इस तरह से दोनों बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 का निम्नलिखित, कौन सा, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उसकी अवस्था भी लिखना है, जो ठोस होगा, द्रव्य होगा, गैस होगा, क्या होगा उसको लिखना है। उसके बाद संकेतों के आधार पर संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना। तो सब कुछ इसमें दे दिया गया। देखिए क्या कह रहा है, जल, बेरियम क्लोराइड तथा, यहाँ जल नहीं, एक सेकेंड ये गलती टाइपिंग हुआ है, ये जल नहीं जल जब है, एक सेकंड, सही नहीं, सही है। जल में क्या होता है, जल में बेरियम क्लोराइड से होता है ठोस, लेकिन जल में डालने पर क्या होगा, तरल बन जाता है। तो जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है, और अघुलनशील मतलब ठोस अपक्षेप बेरियम सल्फेट का अपक्षेप बनाता है। तो इसको क्या करना है, सभी हमको सूत्र लिख देंगे, बस ये हो गया आंसर। बेरियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे, यहाँ
यहाँ सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखेंगे, फिर एरो डालकर सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे और लास्ट में बेरियम सल्फेट का सूत्र लिखना। इस तरह मेरा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बेरियम क्लोराइड का ये आप सूत्र अलग से लिखकर याद कर लीजिएगा। बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2, और ये चूँकि क्या होता है इसमें जल मिला है इसलिए तरल विलयन हो गया, तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये जो हो गया सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो Na2SO4 होता है, ये भी क्या है तरल विलयन हो गया इसलिए AQ लगा हुआ है। अब बेरियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है BaSO4, ये ठोस होता है इसलिए S जोड़ा गया है सॉलिड। और ये सोडियम क्लोराइड होता है NaCl2, ये होता है, ये भी जलीय विलयन होता है, नमक का सूत्र होता है जब जल में घुला होता है तब, तो ये एक्वस सॉल्यूशन हो। अब यहाँ 2 देखिए 2 लगाया है क्योंकि सोडियम यहाँ 2 है, 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। बेरियम 1 है, 1 सही है, क्लोरीन 2 को है, यहाँ 2 से गुना करने पर 2 हो जाता है, सोडियम 2 S1 ऑक्सीजन 4, इस तरह से संतुलित हो जाता है। इसी प्रकार देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH, याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से ताकि एग्जाम में पूछने पर आपको समस्या न हो। सारे रासायनिक सूत्र सब अलग अलग लिख लीजिएगा। देखिए NaOH, सामने लिखिएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है HCl, जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र होता है NaCl, जो कि ये क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन होता है तरल विलयन। HCl भी क्या है एक्वस सॉल्यूशन तरल विलयन होता है, और ये भी क्या है एक्वस सॉल्यूशन तरल विलयन, ये क्यू का फुल फॉर्म। और H क्या है H2 क्या है जल है, जल मतलब L है, L मतलब क्या होता है लिक्विड। चलते हैं पेज संख्या NCERT का बुक का पेज संख्या 11 है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा यह हम कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए पेज नंबर 11 की तरफ चल रहे हैं। पेज नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेद, हम लोग जानते हैं सफ़ेद जो होता है घर पर पेंट कराता है क्या होता है चूना होता है, तो कह रहा उस पदार्थ का नाम क्या था, उस पदार्थ का नाम क्या होता है चूना होता है, या इसको बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। इसका सूत्र भी लिखना, देखिए ये भी इस पदार्थ का नाम जो होता है बिना बुझा हुआ चूना, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, ठीक है ना। इसका क्या हो गया नाम, इसका पदार्थ का नाम है बिना बुझा हुआ चूना, या सिर्फ चूना लिख दीजिए, फॉर्मूला होता है CaO। अब फिर कह रहा है जब एक को, ऊपर वाला प्रश्न को, यही पदार्थ को बिना बुझा हुआ चूना में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, जब जल के साथ ये करता है अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि इसको कहा जाता है बुझा हुआ चूना बना देता है। और साथ में एक H2O गैस भी निकलता है, जहाँ साथ में H2 हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, तो ये आप लिख लीजिएगा इसमें छूटा हुआ है। तो इस तरह से देखे होंगे जब चूना को जो है क्या किया जाता है उसमें डाला जाता है जब तो पानी, तो वो हो जाता है बुझा हुआ चूना। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 का सारणी 1.7 में प्रखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दुगुनी क्यों हो जाती है, एक गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों हो जाती है। देखिए जल में जब भी हम विद्युत अपघटन करते हैं, किसमें जल में, जल का सूत्र होता है H2O, H2O मतलब क्या ऑक्सीजन एगो हाइड्रोजन एगो, तो जैसे जल के साथ विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन 2 है तो इसका दोगुना गैस निकलेगा, और ऑक्सीजन 1 है तो इसका 1 गुना, मतलब एक इसका हाइड्रोजन दोगुना ऑक्सीजन की अपेक्षा निकलेगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमें ज्ञात है जल 2 भाग हाइड्रोजन से और 1 भाग ऑक्सीजन के स्विच से मिलकर बना होता है, अर्थात H2O लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु, और अर्थात क्या है H और O का जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होता है अनुपात, हाइड्रोजन O मतलब ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है 2:1 होता है, क्योंकि H2O सूत्र होता है तो इसका 2:1, तो 2:1 को संयोज करता है। अतः विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर क्या हो जाता है ऑक्सीजन गैस होता है, जो हाइड्रोजन 2 गुनी मात्रा में होता है। अतः यहाँ चित्र की सहायता से आप देख सकते हैं जब इसमें क्या डाला गया है जल, और एक तरफ देखिए ये एनोड हो गया और ये हो जाता है कैथोड, ठीक है। जब विद्युत बैटरी लगाकर इसके विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो एनोड के साथ क्या होगा ऑक्सीजन गैस निकलेगा, कैथोड के साथ क्या होगा इसमें एनोड में क्या निकलेगा ऑक्सीजन, और इधर निकलता है हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जो है गैस सिलेंडर जब हॉस्पिटल में जो होता है सिलेंडर में भरा जाता है ऑक्सीजन प्योर गैस जिस मरीज सबको दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया द्वारा
उनको हर जल से अलग करके बनाया जाता है और ये शुद्ध ऑक्सीजन सिलेंडर में भरकर मरीजों को जो लाख कई हज़ार रुपया में दिया जाता है। तो इसी तरह ऑक्सीजन अलग किया जाता है और फिर सिलेंडर भरकर ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है किसी मरीज को। तो देखिए ऑक्सीजन इसमें चलता है, हाइड्रोजन इसमें जल हो गया, जल ही अंदर होता है। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन दुगुना मात्रा में निकलेगा और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की अपेक्षा हाइड्रोजन दुगुना मात्रा में निकलेगा, क्योंकि फार्मूला H2O होता है, हाइड्रोजन 2 का अणु होता है, ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या अगला कौन है, पेज नंबर कितना है, NCERT का कुछ बुक है, NCERT का बुक है ये, पेज संख्या 15 का प्रश्न संख्या 1 है। देखिए कह रहा है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। विलयन जैसे क्या होगा, लोहा को कील होगा, कांटी होगा, कोई भी पदार्थ होगा, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका क्या होगा, उनका रंग बदल जाता है। अब रंग बदलने के कारण क्या होता है, अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए जब क्या होगा, जब लोहे की कील को नीले रंग, कैसा रंग होता है ये, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। जब नीले कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का क्या हो जाता है, मिलीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयरन और कॉपर सल्फेट जो होता है अभिक्रिया करके, आयरन जो है होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है। किससे होता है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है, आयरन होता है। ये याद रखिए, कई एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन दे देगा, कॉपर से अभिक्रियाशील तत्व कौन है, तो आयरन है। तो आयरन जो होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को हटा देता है और उसके जगह पर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, जिससे ये क्या बना देता है, आयरन सल्फेट और कॉपर धातु अलग हो जाता है। शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया है। हम देख सकते हैं यहाँ रासायनिक समीकरण जब क्या होगा, आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो ये इसको हटाकर खुद इसका स्थान पर आ जाता है, कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका रंग हल्का सा हरा हो जाता है, ये नीला होता है। और ये कौन सा अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि एक तत्व को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर रहा है, इसलिए एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 का क्रियाकलाप 1.10 से विभिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो तत्व एक दूसरे को उसके स्थान से, एक दूसरे को क्या होगा, उसके स्थान से विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। या फिर बोल सकते हैं जब कोई दो तत्व अपने आयनों का अदला बदली करके रासायनिक अभिक्रिया, जब कोई तत्व अपने आयनों का अदला बदली करके वह यौगिक का निर्माण करता है तो क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, लेड नाइट्रेट, जो कि यहाँ से ले लेना है, कोई भी अपना मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, हम एक ले लिए हैं। लेड नाइट्रेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लेड क्लोराइड का अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ देखिए पीवी जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। किसको विस्थापित कर रहा है, ये जो पीवी लेड है ये हाइड्रोजन को यहाँ से हटा रहा है। ये जो है हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर खुद आ रहा है। तो क्लोरीन भी क्या करेगा, इसको हटाकर इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, यहाँ पर खुद आ जाता है। इस तरह से एक दूसरे को हटा रहा है। ये हटाकर यहाँ पर चला आएगा, पीवी हटाकर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा, तो क्लोरीन हटाकर इसकी जगह पर आ जाएगा। इस तरह से PbCl2 बन जाता है और यहाँ HNO3 बन जाता है। और यहाँ देख रहे हैं जो आप ये 2 बार जो लगाया गया है, ये क्या उसको संतुलित करने के लिए लगाया है। इस तरह से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। इस सारे का आप सूत्र याद कर लीजिएगा तो और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कर निम्नलिखित उपचयित और अपचयित पदार्थ को क्या करना है, पहचान करना है। किसको पहचान करना है, तो उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ। तो दो यहाँ पर दे दिया है, सोडियम, किसका, सोडियम दे दिया है, और O2 है यहाँ, O2। और यहाँ ये जो फार्मूला लिखा है Na2O है, सही से कर लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। फिर दूसरा यहाँ है CaO और H2 है, यहाँ ये क्या है, H2 है, और यहाँ CO, फिर यहाँ भी H2O है जो कि लिक्विड है। इसमें बताना है हमको क्या है, जो अपचयित पदार्थ है, उपचयित पदार्थ है, उसका पहचान करना। देखिए इस अभिक्रिया में क्या है, सोडियम क्या है, उपचयित है। सोडियम क्या है, यहाँ उपचयित पदार्थ क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा, तो उपचयित पदार्थ यहाँ देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है।
तो इसलिए उपचयित पदार्थ है। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ 1 हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपचयित पदार्थ। जिसमें ऑक्सीजन की कमी, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगा, क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन की जुड़ाव होगा, वृद्धि होगा, वो अपचयित पदार्थ होगा। जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगा वो अपचयित पदार्थ होगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया, जबकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गया। तो ये उपचयित और ये अपचयित पदार्थ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा देखिए, और ये भी अभिक्रिया भी होता है, उपचयन जिसको ऑक्सीकरण कहा जाता है, अपचयन जिसको। फिर देखिए अगला दूसरा प्रश्न कह रहा है, यहाँ इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, दूसरा, यहाँ दूसरा सॉरी, तो पहला हम बताइए दिए हैं। दूसरा की तरफ देखिए, दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ऑप्शन क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगा या फिर हाइड्रोजन की ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन की कमी होगा, तो उसको बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। उपचयन क्या होगा, ठीक इसके उल्टा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगा, जुटेगा, तो उसको कहा जाता है अपचयन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ जो है हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, अपचयित होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की एक वृद्धि हो गया, इसलिए अपचयन होगा, तो अपचयन अपचयित पदार्थ होगा। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन एक है, लेकिन यहाँ एक भी नहीं, मतलब कमी हुआ। अब कमी होगा जिस अभिक्रिया में, वो क्या होगा, अपचयित अभिक्रिया होगा। यहाँ समझ में आ गया है आपको, क्या होगा, अपचयित जिसमें हाइड्रोजन की, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि या फिर हाइड्रोजन की कमी। और अपचयित में क्या होगा, हाइड्रोजन का वृद्धि या फिर ऑक्सीजन की कमी, ये दोनों में से कोई एक होगा, तो ये हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या आगे, कर पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है। पाठ्य पुस्तक से हल जो प्रश्न है उसके बारे में देख लीजिए। यहाँ दे दिया है प्रश्न संख्या 1, कर नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य की पहचान करना, गलत कथन कौन सा है। यह अभिक्रिया दे दिया है, देखिए क्या है, PbO, और जब कार्बन से अभिक्रिया करता है तो P, यहाँ D कर दिया है, सॉरी गलत है, Pb है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अब देखिए यहाँ शीशा क्या हो रहा, अपचयित हो रहा है, बताइए शीशा Pb का संकेत होता है, शीशा क्या अपचयित हो रहा है या नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर देखिए तो हमारे ख्याल से क्या है, ये सत्य है। सत्य क्यों है, सही है। एक सेकेंड, यहाँ देख लीजिए, यहाँ दे दिया है, पहला कह रहा है ऑप्शन, शीशा क्या हो रहा है, शीशा Pb जो है अपचयित हो रहा है। दूसरा कह रहा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, और तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये तो होगा, ये कभी भी अपचयित या उपचयित नहीं होता, होता है इधर वाला LHS वाला। और हमसे पूछा है कौन सा असत्य, तो देखिए पहला जो होगा, अगर सिर्फ कौन बोलता, अगर शीशा का ऑक्साइड बोलता तो ये अपचयित हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कमी हो रहा है, जबकि ये नहीं हो रहा है, तो इसको गलत बोलेंगे। फिर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड इधर वाले को हमको कोई लेना देना है नहीं, इसलिए भी असत्य। कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित है, ये सत्य है। कार्बन है, कार्बन यहाँ है, और यहाँ क्या हो गया, ये सत्य था, ये गलत है, ये भी गलत है, और ये सत्य है। क्यों है, क्योंकि यहाँ कार्बन एक है, यहाँ ऑक्सीजन वृद्धि हो रहा है। यहाँ देखिए लीड ऑक्साइड क्या उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की यहाँ कमी हो गया। तो इसलिए प्रश्न संख्या जो है 3 और 4 सत्य है, और 1 और 2 क्या होगा, गलत है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार है, तो देखिए यहाँ क्या है, Fe2SO3, Fe2O3, इसको ऐसे लिखिएगा, क्या कैसे लिखिएगा, Fe2 नीचे O3 है, प्लस यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 दिया है एल्युमिनियम के लिए, जो कि क्या करने के लिए, संतुलित करने के लिए, यहाँ बन जाता है, इसको लिखिएगा Al2O3 नीचे, प्लस 2 जो है संतुलित करने के लिए Fe। तो ये क्या है, तो देखिए यह क्या कैसा लग रहा है, विस्थापन अभिक्रिया लग रहा है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है आयरन को विस्थापित करके खुद उसके स्थान पर जा रहा है, इसलिए क्या है, संयोजन भी नहीं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 पदार्थ जुड़कर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है।
इसलिए संयोजन द्विविस्थापन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दो तत्व जो का एक दूसरे को विस्थापित नहीं कर रहा है, इसलिए भी नहीं होगा। यहाँ वियोजन मतलब एक तत्व टूट कर दो तत्व नहीं बन रहा, इसलिए वियोजन भी नहीं होगा। कौन सा होगा? डी होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ देख लिए विस्थापन अभिक्रिया। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सत्य, इसमें सही गलत मतलब ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। करा चूर्ण पर, कौन सा? चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना है। चूर्ण पर, चूर्ण क्या होता है? मतलब चूर्णा। अब देखिए हाइड्रोजन, इसमें ऑप्शन दे दिया, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस आयरन ऑक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, और आयरन लवण बनाता है। देखिए क्या होगा यहाँ पर, जब चूना पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनता है और आयरन क्लोराइड बनाता है। जब हाइड्रोजन क्या बनाता है, इसका हम सूत्र ऊपर बता चुके हैं, हम लिख लीजिए। चूना का भी सूत्र बता चुके हैं। चूर्ण, लोहे का चूर्ण बोल रहा है, लोहा, लोहा मतलब क्या? Fe। देखिए क्या है यहाँ, लोहे का चूर्ण मतलब Fe, HCl से अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है? FeCl, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यह आयरन क्लोराइड हो गया और ये हाइड्रोजन गैस हो गया, इसलिए पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। 4 कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो पहले ऊपर ही बता चुके हैं, फिर से सुन लीजिए। वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या अगर समान है तो उसे बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर समान नहीं है, असमान है, तो उसको बोला जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये दो पार्ट में क्वेश्चन पहले यहाँ, दूसरा को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक, और ये सबसे VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप लिख कर याद कर लीजिए, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, जब रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बाईं ओर, जिसको अभिकारक बोला जाता है, दाईं ओर जिसको उत्पाद कहा जाता है, या RHS में बराबर हो तो उसे क्या कहा जाता है? संतुलित रासायनिक। जब बायां तरफ और दायां तरफ मतलब अभिकारक और उत्पाद के बीच परमाणु उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या समान हो तो उसे बोला जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। अर्थात देखिए नीचे लिखा हूँ, अभिकारों में तत्वों की कुल परमाणु संख्या उत्पादों में तत्वों की कुल परमाणु संख्या के बराबर होगा, तब ये हो जाएगा। आपको देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है, किसी पदार्थ का द्रव्यमान का क्या होगा? न तो निर्माण कर सकता है और न ही नष्ट कर सकता है, विनाश करता। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक के कुल द्रव्यमान का बराबर होता है, इसलिए उसको संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने, किसके नियम का? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए संतुलित करना अति आवश्यक होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर उन्हें संतुलित करना। क्या करना है? संतुलित करना है। अब देखिए कह रहा है यहाँ नाइट्रोजन, पहले क्या करना है, इसको कथन को हमको रासायनिक समीकरण लिखना है और फिर उसको संतुलित भी करना है। क्या लिखा है? नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोज करके क्या बनाता है? अमोनिया, मतलब NH जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है, यहाँ नीचे देखिए, पहले दूसरा देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तीसरा कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अपक्षय बनाता है। चौथा कह रहा है पोटेशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जब क्या होगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, क्या बनाता है? NH3। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये 3 ये 2 ये संतुलित करने, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब कैसे होगा? तो देखिए यहाँ इसका संतुलित करने के दो विधि होता है, पहला अनुमान विधि, दूसरा बीजगणित विधि। अनुमान विधि में कैसा कीजिएगा, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ यहाँ 1 है, 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 से गुना करने पर ये 2 है नाइट्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन को भी 2 से गुना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिखकर संतुलित कर देंगे। इसी प्रकार
H2S इसको कहा जाता है क्या चीज़, तो ऊपर में लिखा है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड जब गैस में वायु मतलब क्या, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है जल और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। जी मतलब क्या होता है, गैस होता है, L मतलब लिक्विड होता है। तो देखिए यहाँ जो होता है इसका सूत्र आप याद कर लीजिएगा। यहाँ ऑक्सीजन हो गया, ये जल का, और ये अब देखिए यहाँ 2 2 3 2 लगाया, किस लिए, संतुलित करने। क्यों लगाया, देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 गुना है, तो यहाँ भी 2 से गुना करने पर 4, ये भी 2 से गुना करने पर 4 हो जाता है। ऑक्सीजन को, सल्फर को 2 से गुना करने पर यहाँ 2, यहाँ सल्फर को 2 से गुना करने पर ये 2 बराबर हो गया। ऑक्सीजन को 2 3 से गुना करने पर 3 दूना 6, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 से गुना करने पर 2, और यहाँ 2 दूना 4, 4 2 6 बराबर हो गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ बेरियम क्लोराइड जब एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। ये किस प्रकार के, इसके बारे में देखिए, इस अभिक्रिया के बारे में कहा जाएगा ये संयोजन अभिक्रिया है। और ये क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ये फिर से एकल विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ भी क्या कर दिया है, ये फार्मूला है सबका, आप याद कर लीजिए। एक इक्वल सॉल्यूशन का दर्शाता है, एस सॉलिड का दर्शा देता है। अब देखिए यहाँ इसको 3 किस लिए लिखा है, क्योंकि यहाँ बेरियम 3 गो है, यहाँ 3 से गुना करने पर 3 हो जाता है। क्लोरीन 3 दूना 6 गो हो गया, यहाँ भी 3 है, 3 को 2 से गुना करने पर 6 हो जाता है। एल्युमिनियम कितना है, 2 है, यहाँ भी 2 से गुना करने पर एल्युमिनियम 2 हो जाता है, यहाँ देख सकते हैं। सल्फर कितना, 1 है, 1 को 3 से गुना करने पर यहाँ देखिए 3 हो जाता है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, 4 को 3 से गुना करने पर 4 दिया 12, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 है, 4 को 3 से गुना करने पर 12 हो जाता है। इसी प्रकार देखिए पोटासियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो पोटासियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब यहाँ 2 देखिए, 2 से गुना करने पर पोटासियम 2, 2 से गुना करने पर कैल्शियम भी 2 हो जाता है। अब ऑक्सीजन देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 दूना 4, यहाँ 2, और इसको 2 से गुना करने पर 4 हो जाता है। ऑक्सीजन कितना है, तो 2 है, और 1 2 है ना, क्योंकि ये 2 को 1 से गुना करने पर 2, यहाँ भी 1 है, 1 को 2 से गुना कर 2, इस तरह से बराबर हो गया। आपको निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने की 2 विधि होता है, अनुमान विधि और बीजगणितीय विधि। अब देखिए यहाँ कितना है, समीकरण लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ कितना, हाइड्रोजन को 2 से गुना करें 2, और यहाँ 2 4 हो गया, यहाँ देखिए 2 दूना 4 बराबर हो गया, इस तरह से संतुलित हो गया। एन देखिए कितना है, एन यहाँ ये 2 है, ये 2 को 1 से 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 को 2 से गुना करने पर 2 है नाइट्रोजन हो जाएगा, यहाँ 2 को पावर है तो यहाँ भी बराबर हो जाएगा। इस प्रकार ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, और यहाँ 2 को गुना कर 6 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूना 6, और यहाँ 2 से गुना करने पर 8 हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन कितना, कैल्शियम कितना है, 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 ही है। अब हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 2, तो पहले ही बता चुके हैं। चलिए चलते हैं अगला की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सोडियम कितना है, 2 से गुना करने पर 2, यहाँ सोडियम पहले से 2 है। ऑक्सीजन को 2 से गुना करने 2, और 4 2 6 हो गया, यहाँ देखिए 2 से गुना करने पर 2, और यहाँ 4 2 6 हो गया। फिर देखिए एज किसका होता है, सिल्वर का, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। नाइट्रोजन कितना, 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, और यहाँ भी 3, इस तरह से सब बराबर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या डी की तरफ। छठा का डी है, कह रहा है BaCl2 जब H2SO4 से अभिक्रिया करता है तो BaSO4 और HCl बनाता है। इसको क्या करता है, बीच में यहाँ प्लस छूटा हुआ लिख लीजिएगा। देखिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया। Ba 1 है, 1 है, Cl2 2 है, यहाँ 2 से गुना करने पर 2 हो गया। फिर देखिए यहाँ हाइड्रोजन बताइए दिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से गुना कर, S 1 है, यहाँ S 1 है, यहाँ 4 है ऑक्सीजन, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन है। फिर कह रहा अगला प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को क्या करना, संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखना है। और ये एक रहेगा एग्जाम में, इसलिए अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। और जल का सूत्र ये क्या है, संतुलित अभिक्रिया है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले संतुलित है। दूसरा कौन है, जिंक का फॉर्मूला होता है Z है,
सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3। ये 2 जो लगा हुआ है यहाँ पर, ये 2 किस लिए लगा है? संतुलित करने के लिए। जिंक नाइट्रेट का फार्मूला होता है ZnNO3 का होल 2, और यहाँ सिल्वर का फार्मूला तो Ag, लेकिन यहाँ 2 संतुलित करने के लिए लगा दिया। आप भी लगा दीजिएगा ताकि दोनों तरफ देखिए बराबर हो जाएगा परमाणुओं की संख्या। फिर कह रहा है बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2। पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होता है K2SO4, और बेरियम सल्फेट का फार्मूला होता है BaSO4। पोटेशियम क्लोराइड का फार्मूला होता है KCl। अब देखिए ये जो 2 लगा हुआ है ये संतुलित करना। 2 लगाने से यहाँ पोटेशियम 2 गो, यहाँ पोटेशियम 2 गो, क्लोरीन कितना हो गया? 2 गो, यहाँ भी 2 गो है, Ba 1 है, यहाँ Ba भी 1 है, S 1 है, S 1 है, ऑक्सीजन 4 ही, यहाँ भी 4 है, तो संतुलित हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर? तो 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 क्या क्या हो रहा है? निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समूह लिखना। आप प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार भी बताना है, जो किस प्रकार का 8-10 को जो अभिक्रिया बताए थे उसी में से कोई एक होगा। चलते हैं, पहला को बेरियम पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का फार्मूला होता है KBr2, और बेरियम आयोडाइड का फार्मूला होता है BI2। पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला होता है Ki, और बेरियम का फार्मूला होता है BaBr2। अब यहाँ जो दिख रहे हैं ये 2 ये संतुलित करने के लिए लगाया गया है। अब देखिए 2 लगाने से क्या होता है? I यहाँ 2 गो है, यहाँ 2 गो हो गया, पोटेशियम 2 गो है, यहाँ 2 से गुना करें 2, बेरियम कितना हो गया? 2, यहाँ बेरियम 2, B कितना? 1 है, यहाँ 1, इस तरह संतुलित हो गया। और यहाँ एक चीज़ आप देख सकते हैं, क्या चीज़ कि यहाँ Ba कैल्शियम को हटा रहा है, तो कैल्शियम क्या होगा? B के बेरियम को हटा रहा है, दोनों एक दूसरे को हटा रहा है, इसलिए कि इसका उदाहरण हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरे तरफ 8वां प्रश्न का दूसरा जो है, जिंक कार्बोनेट का फार्मूला Zn3। S मतलब सॉलिड होता है, क्लोरीन Cl2 फार्मूला होता है गैस के रूप में, तो इसलिए G है, और हाइड्रोजन क्लोराइड होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, HCl इसका फार्मूला होता है। अभी देखिए 2 पदार्थ जुड़कर एक पदार्थ बन रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। और यहाँ 2 लगाया गया है क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, 2 से गुना करने में 2, क्लोरीन 2 है, 2 से गुना करने में 2, इस तरह से बराबर हो गया। चलते हैं प्रश्न इसका तीसरा ऑप्शन की तरफ। नहीं, इससे भी दूसरा नहीं बताए थे, दूसरा देख लीजिए। दूसरा कौन सा? जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? ZnCO3। जिंक ऑक्साइड का फार्मूला होता है ZnO। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। यहाँ देखिए एक पदार्थ टूटकर क्या कर रहा है? एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ का निर्माण करता है, इसलिए वियोजन हो रहा है, टूट रहा है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब चौथा देखिए मैग्नीशियम का फार्मूला होता है M। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए S लिखा। हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, और हाइड्रोजन का H2। अब देखिए यहाँ जो है ये भी क्या हो रहा है, ये 2 दिया है संतुलित करने के लिए, 2 का कोई काम नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा? मैग्नीशियम क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसके स्थान की जगह पर Cl2 के साथ चिपक जा रहा है। तो एक को क्या कर रहा है? हटा रहा है, और दूसरा की जगह पर खुद हट रहा है, जाकर स्थान ले रहा है, इसलिए एक को हटा रहा है, तो एकल विस्थापन, या इसको विस्थापन अभिक्रिया हम बोल सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की तरफ? 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ बताना। देखिए ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऊष्माशोषी, तो ऊष्माक्षेपी वह रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके होने के लिए ऊष्मा का आवश्यकता होता है। जो ऊष्मा के बिगड़ जो होता है हो ही नहीं सकता, तो उसको हीट से गर्म करना पड़ता है, तो उसको ऊष्माशोषी बोलेंगे, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्माक्षेपी क्या होगा? जिसकी अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा उत्सर्जित होता है, निकलता है, तो उसको बोला जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा ऊष्माक्षेपी जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या होगा? ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। या ऊष्मा का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। संकेत में ऊष्मा को क्या लिखा जाता है? देखिए ऊष्मा ये DL है, इसको त्रिभुज के आकार A नहीं है, क्या होता है? ऐसा सिंबल होता है, इसको पढ़ा जाता है डेल। क्या पढ़ा जाता है? त्रिभुज के आकार का, इसका एक मोटा कोना जो होता है थोड़ा सा मोटा, यहाँ आप देख सकते हैं ये डेल होता है, जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ क्या करते हैं हम, कार्बन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? गर्म गैस होता है,
जिससे क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होता है, जैसे आप लोग ठंडी के समय में फूंकते होइएगा तो क्या होता है, उससे गर्म भाप जैसा निकलता है। गर्मी में पता नहीं चलता होगा लेकिन गर्म होता है। ऊष्माक्षेपी क्या होगा, उष्मा शोषित जिन अभिक्रिया में, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उसको होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होता है, तो उसे कहा जाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब जिसमें इसको होने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, इसमें उत्पन्न होगा। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम गर्म करेंगे, मतलब उष्मा देंगे, हीट करेंगे, तब जाकर के ये बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग टूट जाएगा। अगर उष्मा नहीं देंगे तो ये अभिक्रिया होगा नहीं, इसलिए उष्मा शोषी अभिक्रिया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। प्रश्न संख्या 10 का शोषण को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। देखिए हम श्वसन जब सांस लेते हैं तो इससे क्या होता है, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है, उष्मा मिलता है। ऊर्जा, उष्मा क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप होता है। तो यहाँ देख सकते हैं श्वसन क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें इससे उत्पन्न होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने का दो कारण, पहला देखिए, पहला कारण क्या है, ग्लूकोज जो है हमारी कोशिका में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जो हम छोड़ते हैं। यहाँ टू छूटा हुआ है, और जल भी बनाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसा गर्म होता गैस होता है, तो गर्म गैस होता है। इसलिए क्या होगा, उष्माक्षेपी। दूसरा, जब देखिए ग्लूकोज जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये तो समीकरण जानते ही हैं, श्वसन का समीकरण है। जब ग्लूकोज का सूत्र हो गया, ये ऑक्सीजन का, ये 6 लगाया है संतुलित करने के लिए। जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में उष्मा ऊर्जा देता है, जिससे हम क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, हम कई सारे कार्य कर पाते हैं। और उष्मा भी क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊर्जा के विभिन्न रूपों को उष्मा कहते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। क्यों होता है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए यहाँ एक पदार्थ है फेरस ऑक्साइड, और यहाँ क्या कितना बन रहा है, 1 2 3 पदार्थ बना रहा है। कौन कौन बन रहा है, तो फेरस सल्फेट बन रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहा है, जिसको फेरिक सल्फाइड भी कहा है। 3 पदार्थ बन गया, इसलिए टूट कर बना, तो इसको बोला जाता है क्या चीज़, वियोजन हो रहा। जबकि संयोजन में क्या होगा, ये 3 या 2 जुड़कर, देख सकते हैं यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़कर एक पदार्थ जल बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जुड़कर एक बन रहा है, इसमें क्या होगा, टूट कर, वियोजन में टूट कर एक बनेगा, इसलिए वियोजन संयोजन का ठीक विपरीत होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 12 की तरफ। 12 कह रहा है, वियोजन अभिक्रिया के एक समीकरण लिखिए। वियोजन अभिक्रिया क्या करना है, एक समीकरण लिखना, जिसमें उष्मा, प्रकाश और विद्युत के द्वारा अलग अलग, वियोजन अभिक्रिया जो होता है कई प्रकार का होता है, उष्मा के आधार पर होता है। उष्मा के द्वारा अगर टूटता है कोई पदार्थ, उसमें वियोजन अभिक्रिया। अगर प्रकाश के द्वारा टूटता है तो प्रकाश वियोजन। अगर विद्युत धारा के द्वारा टूटता है दो पदार्थ में तो उसका विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए यहाँ क्या है, पहला उष्मा के द्वारा, तो जब पीवी नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला PbNO3 का होल 2 ये टू डाला गया संतुलित करने के लिए, यहाँ 4 यहाँ जो संतुलित करने के लिए, जो कि ऊपर हम समझा चुके हैं। अब लेड नाइट्रेट को जब हम ताप कर देते हैं, गर्म करते हैं, तो 3 पदार्थ में टूट जाता है। कौन कौन में, तो लेड नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला था PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, यहाँ 4 संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन। ये 3 पदार्थ में टूटता है, किसके द्वारा, ताप के द्वारा। फिर दूसरा उदाहरण देखिए, प्रकाश वाला देना है, किसके द्वारा, तो देखिए AgBr को जब हम सूर्य के प्रकाश में, आर्गन ब्रोमाइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म जब धूप में रखते हैं तो क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाता है, ब्रोमीड अलग हो जाता है। तो ये हो गया किसका, प्रकाश के द्वारा। फिर कह रहा विद्युत धारा के द्वारा, जैसे जल है, जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर हाइड्रोजन गैस निकलता है, कैथोड पर ऑक्सीजन, जैसा कि हम ऊपर के क्वेश्चन में हम बता दिए हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये विद्युत धारा का अपघटन होता है। ऐसे धूप में गर्म करने पर ये वाष्पीकृत हो जाता है। जल का 3 रूप होता है, आप लोग भी जानते हैं, बर्फ, जल और वाष्प। तो गर्म करने पर यह नहीं निकलेगा। विद्युत धारा के द्वारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है, और विद्युत धारा के द्वारा जैसे अपघटन होता है, हाइड्रोजन को अलग करके ऑक्सीजन को अलग करके सिलेंडर भर देता है, जो हॉस्पिटल में बिकता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है,
विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखना। तो बता चुके हैं ऊपर ही, विस्थापन अभिक्रिया क्या हो, जिसमें एक पदार्थ क्या होगा, एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को विस्थापित करके हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा तो विस्थापन होगा। जबकि विस्थापन में क्या होगा, दो पदार्थ एक दूसरे को हटाकर ये इसकी जगह पर आ जाएगा, क्या होगा, दो पदार्थ मतलब क्या, एक पदार्थ इधर वाला, एक पदार्थ इधर वाला, ये इसको हटाएगा तो ये भी इसको हटा देगा, दोनों एक दूसरे को हटाकर उसके स्थान पर चल जाता है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिखो विस्थापन अभिक्रिया जब क्या होगा, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, हटा देता है। जो अधिक अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशीलता को हटा देता है और खुद उसके स्थान पर चल जाता है, तो वो भी विस्थापन अभिक्रिया होता है। जैसे देखिए जिंक जो होता है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, ये कई एग्जाम में पूछा गया, ये याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा आता है। जिंक जो होता है किसी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण ये जो होगा इसको विस्थापित कर देता है कॉपर को और उसकी जगह पर खुद उसका स्थान ले लेता है और यहाँ बना देता है जिंक क्लोराइड और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया, या इसको विस्थापन अभिक्रिया बोला। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, आयनों का अदला, दो तत्व अपने आयनों का अदला बदला करेगा या फिर विस्थापित कर देगा, हटा देगा। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अभिकारक के बीच आयनों का क्या होता है, अदला बदली होता है। जैसे ए बी, यहाँ सी डी हो गया, या तो आयनों को अदला बदली कर लिया, नहीं तो देखिए ये क्या यहाँ क्या कर रहा है, कर रहा है बी जो है इसको सी को हटा रहा है, बी क्या कर रहा है, सी को हटा, सी भी बी को हटा देगा, सी भी क्या करेगा, यहाँ देख लीजिए अच्छा से, यहाँ से बी क्या कर रहा है, सी को हटा रहा है, तो सी भी क्या कर रहा है, बी को हटा दे रहा है। इस प्रकार ये जैसे ए के जगह पर बी के जगह पर सी आ जाता है तो यहाँ बन जाता है ए सी आई, जैसे ये बी सी के जगह बी आएगा तो बी टी। इसी प्रकार देखिए यहाँ सोडियम क्या कर रहा है, एच को हटा रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, एच को हटाकर यहाँ पर खुद आ रहा है क्लोरीन के साथ ही NaCl। तो फिर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन भी इधर सोडियम के हटाकर इसके जगह पर खुद आ रहा है और ये क्या बना लेगा, HO क्या बनाएगा, यहाँ जैसे है ये हाइड्रोजन इसको हटाएगा तो यहाँ देखिए इसके जब हाइड्रोजन का HOH और HOH यही होता है H2O जल, जो कि यहाँ लिखा हुआ है H2O। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की तरफ, प्रश्न संख्या 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है सिल्वर की किसका, सिल्वर में सिल्वर शोधन में मतलब शुद्धिकरण में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस अभिक्रिया का क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया लिखना। देखिए क्या होता है, सिल्वर जो होता है कॉपर से कम अभिक्रियाशील होता है, सिल्वर क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, कॉपर अधिक अभिक्रियाशील, इसलिए कॉपर क्या होता है, सिल्वर को विस्थापित कर देता है। कॉपर को जैसे सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में रखा जाता है तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को हटाकर उसकी जगह खुद आकर कॉपर नाइट्रेट का बना देता है एक सोल्यूशन और सिल्वर अलग हो जाता है। इस प्रकार क्या हो जाता है, सिल्वर शुद्ध पदार्थ बन जाता है। ये क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ एक पदार्थ दूसरे को हटाकर खुद उसका स्थान ले रहा था, ये विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ 2 जो दिख रहा है ये इसको संतुलित करने के लिए लाया और ये सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला है, ये कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला है, याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। और अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो देखिए अपक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है, तो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अपक्षेप क्या होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो जल में अघुलनशील होता है या जल में नहीं घुलने वाला पदार्थ होता है, तो उसको कहा जाता है अपक्षेपण अभिक्रिया, अपक्षेप। जैसे देख लीजिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अविलेय मतलब जो जल में नहीं घुलने वाला लवण बनाता है, तो उसे जो विलयन से पृथक हो जाता है तो अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जो क्या होगा, जल में अविलेय होगा, घुलने वाला नहीं पदार्थ बनता है, जो विलयन से हम छान कर या किसी अलग पदार्थ द्वारा प्रक्रिया द्वारा अलग कर सकते हो हो जाएगा अपक्षेपण अभिक्रिया। जैसे देखिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जैसे अभिक्रिया करता है तो सिल्वर क्लोराइड ये सॉलिड बनता है, ठोस बन जाता है, जो जल में घुलनशील नहीं होता है, और फिर यहाँ सोडियम नाइट्रेट बना देता है। यहाँ ये अगर पूछेगा किस प्रकार का अभिक्रिया है तो यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे को हटा रही है, ये इसको हटा रहा है, ये खुद इसको हटाकर यहाँ AgCl2 बना रहा है, इसकी जगह पर सोडियम की जगह पर आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी जगह पर आकर NaNO3 बना, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया और दोनों एक दूसरे को हटा रहा है। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना 16 की तरफ। प्रश्न संख्या 16 क्या कर, ऑक्सीजन के योग, कौन सा, ऑक्सीजन
के योग या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों को परिभाषित करता है। उपचयन ऊपर ही बता चुके हैं। ऑक्सीजन की उपचयन क्या होगा, एक सेकंड, पापा का फोन आ गया है कि हम इसी जगह पर थे। देखिए क्या होगा, उपचयन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था। उपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की कमी होगा, तो उसको कहा जाता है उपचयन। जबकि अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगा और हाइड्रोजन अगर वृद्धि होता तो ये हो जाएगा अपचयन। वही चीज़ नीचे लिखा हुआ देख लीजिए। और जब ये एक ही अभिक्रिया में दोनों चीज़ होगा तो उसको कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए अपचयन क्या होगा, ऑक्सीजन का योग, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा, वृद्धि होगा या हाइड्रोजन का ह्रास, कमी होता है, तो उसे उपचयन कहा जाता है। जैसे देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन यहाँ क्या है, कॉपर ऑक्साइड, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में देखिए ऑक्सीजन है नहीं, तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है इधर, तो ये हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। जबकि यहाँ देख लीजिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, कॉपर तो है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, कमी होगा तो क्या हो जाएगा, अपचयन। चलते हैं फिर अगला, वो बताइए ये दोनों क्या होगा, उपचयन फिर से बता देते हैं। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होना चाहिए, हाइड्रोजन की कमी, जबकि इसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होना चाहिए। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17 क्या कह रहा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स, भूरे रंग, कैसा रंग का है, भूरा रंग, तो भूरा रंग सब लोग जानते हैं कॉपर का ही रंग होता है। वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला रंग बनाता है, तो कॉपर ऑक्साइड ही बनाएगा क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन की उपस्थिति। तो इस तत्व का नाम और काले रंग का यौगिक का नाम लिखता है। तो देखिए चमकदार पदार्थ क्या होता है, कॉपर धातु है, Cu। जब वायु की उपस्थिति में, वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये उपचयित होगा। उपचयित मतलब ऑक्सीजन के साथ जुड़कर, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उपचयित हो जाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड बनाता है और यह अभिक्रिया नीचे देख लीजिए, ये 2 दिया है यहाँ पर, किस लिए, संतुलित करने के लिए दोनों में। आइए जब जैसे संयोज करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो काला रंग होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ, 18 की तरफ। कह लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, तो ये क्या होता है, संक्षारण रोकने के लिए। संक्षारण जो होता है, जैसे जंग लग जाता है जिससे उसकी जो होता है मजबूती कम होने लगता है, तो उससे बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। क्योंकि देखिए लोहा जो होता है, वायु, हवा जो होता है, नमी, अम्ल, वायु जो होता है हवा की आर्द्रता एवं आर्द्रता से संपर्क करके संक्षारित होने लग जाता है, जंग लगने लगता है, टूटने लगता है। अतः पेंट करने पर लोहा क्या हो जाता है, लोहा की सतह हवा या नमी, आर्द्रता के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता है, संपर्क से दूर हो जाता है। हवा उससे लोहा के संपर्क में नहीं आता है, पेंट से संपर्क में आता है, कलर संपर्क में आता है, जिसके कारण अभिक्रिया नहीं लगता, अभिक्रिया नहीं होता और संक्षारण भी नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा हो पाता। इसलिए लोहा को हम क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पेंट कर देते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 क्या कह रहा है, 19 है सॉरी। तेल, वसा, खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन गैस प्रभावित क्यों नहीं करता था। देखिए तेल, वसा गैस जो होता है, नाइट्रोजन गैस क्या होता है, कम अभिक्रियाशील तत्व है, तेल से अभिक्रिया नहीं करता, वसा से अभिक्रिया नहीं करता है। तो तेल, वसा युक्त खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, तो इसलिए भरा जाता है क्योंकि प्रभावित नहीं किया, क्योंकि इन पदार्थों का गंध, स्वाद उपचयित होता है। क्या होता है, उपचयित होता है। उपचयित मतलब जो ऑक्सीजन से जुड़ने वाला होता है, किससे जुड़ने वाला होता है, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला होता है। उपचयित होने के कारण बदल जाता है, किससे, जैसे तेल जो ऑक्सीजन की या वसायुक्त पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है तो उपचयित हो जाता है, जिससे वो का स्वाद बदल जाता है। जबकि नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता, नाइट्रोजन होता है प्रति ऑक्सीकारक होता है, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। जो पदार्थ उपचयित मतलब ऑक्सीकृत नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाता है और वो पदार्थ सुरक्षित रहता है। अतः तेल, वसा, खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता मतलब उसमें एक अप्रिय गंध, बासी गंध नहीं हो पाता, इसलिए उसको वसायुक्त पदार्थों में रखा जाता है। और ये पूछा जाता है चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, ये सबसे भी प्रश्न पूछा जाएगा, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है, किस गैस में, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस क्यों भरा जाता है। या फिर पूछा जाएगा किसी बल्ब में, कौन सा बल्ब में नाइट्रोजन गैस या
अक्रिय गैस क्यों भरा जाता है? तो इसीलिए क्योंकि वो भी अभिक्रिया नहीं करता, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके भंगुर हो जाता है, टूट जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 कह रहा है निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना। तो संक्षारण देखिए, जब कोई धातु वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या अम्ल नमी से अभिक्रिया से क्या करेगा, नम से संपर्क में आता है, अभिक्रिया करता है, तो वह सतहों पर एक परत चढ़ा लेता है जो उसका ऑक्साइड बना लेता है। अगर आयरन रहेगा तो आयरन ऑक्साइड, कॉपर रहेगा तो कॉपर ऑक्साइड रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे जो भी रहेगा वो अपना उसका ऑक्साइड बना लेता है और इस प्रकार वो चढ़ जाता है। जैसे ही चढ़ जाएगा तो उसको कहा जाता है संक्षारण। जब लोहे का संक्षारण होता है तो उसको क्या कहा जाता है, जंग। जब लोहा पर क्या होता है, लोहा ऑक्साइड जो होता है वो संक्षारण होता है, लोहा पर जंग, तो उसको कहा जाता है जंग लग गया, उसको जंग लगना कहते हैं। जैसे देखिए सिल्वर धातु के ऊपर क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड का काली परत चढ़ जाता है, कॉपर के ऊपर हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है, लोहे के ऊपर क्या होता है, देखिए लोहा पहले अलग रंग का होगा, जैसे उसमें रहता है थोड़ा सा लाली टाइप में लाल लाल हो जाता है, जो कि क्या होता है, आयरन सल्फेट बना देता है, फिर सल्फेट बना देता है, जो कि जंग होता है। अब विकृत गंधिकता क्या होता है, तो कोई भी खाद्य पदार्थ में एक विशेष प्रकार कुछ देर खुला देर छोड़ने पर गंध आ जाता है। तो देखिए तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, खाने वाला पदार्थ, जब हवा ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है, आने पर क्या होता है, उपचयित हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीकृत हो जाता है, जुड़ जाता है, होकर उसमें विशेष प्रकार के गंध आ जाता है, अप्रिय गंध आ जाता है, विकृत गंध ही हो जाता है, जिसके कारण उसका स्वाद क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्वाद एवं गंध बदल जाता है, पहले से अच्छा खराब होने लगता है, जिसके कहा जाता है विकृत गंधिता। अब विकृत गंधिता देख लीजिए, रोकने का उपाय क्या है, तो जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है या वायुरोधी बर्तन में रखा जाता है, जैसे थर्मस हो गया और भी अलग अलग पदार्थ होता है। देखिए यहाँ उदाहरण दिया, चिप्स की थैली में लंबे समय तक उपचयित होकर विकृत गंधिता हो जाता है, और मक्खन को कमरे के ताप पर लंबे समय तक रखने से इसका स्वाद भी क्या हो जाता, खट्टा हो जाता, अतः इसे खराब गंध आने से लगती है, क्योंकि यह ऑक्सीजन से सभी क्रिया कर लेता है। तो ये था आज का लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। चलते हैं, धन्यवाद। आप देख सकते हैं यहाँ से चलते हैं, वीडियो हो गया, रोक देते हैं।